अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था क्लास 9 बायोलॉजी बुक का, जिसका नाम था न्यूट्रिशन। तो हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आगे हम चलते हैं अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के अंदर कि ह्यूमंस में अब न्यूट्रिशन कैसे होती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, तो ह्यूमन ने फूड के ज़रिए से अपनी न्यूट्रिशन वगैरह जितनी है वो सबको क्या करना है, वो फुलफ़िल करना है, तो अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखेंगे उनमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का रोल वगैरह देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन फूड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अब हमें पता है कि ह्यूमन फूड जो खा रहे हैं उस फूड के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स हमारे वो पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, जो हमारे दूध के अंदर है लैक्टोज वगैरह, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद लिपिड्स है, यानी कि हम जितनी चिकनाईदार चीज़ें जो भी खा रहे हैं, फैट्स वगैरह, बटर है, चीज़ है, मिल्क है, हमारे पास फिश है, तो इन सब में हमारे पास क्या होता है, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट हम तीसरा जो खाते हैं वो फूड के ज़रिए से जो ले रहे हैं, डैट इज़ द प्रोटीन। अब वो भी हमारे फूड का एक कंपोनेंट है। जैसे प्रोटीन्स आपको एग में मिलती है, मिल्क में मिल जाती हैं, फिर मीट में आपको प्रोटीन मिलती है। मिनरल्स है कि डिफरेंट मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर रोल अदा कर रहे हैं। जैसे कौन कौन सा, कैल्शियम है, तो कैल्शियम हमारी बोन्स वगैरह को बनाने में हेल्प करवा रहा है। दूसरे नंबर पे आयरन है, तो आयरन हमारे ब्लड के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको मजबूत बनाता है, यानी कि हमारी हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, तो उसका मेजर एलिमेंट ही क्या है, आयरन है। तो डिफरेंट मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रोल अदा कर रहे हैं। फिर वाइटामिन आ जाते हैं, और वाइटामिन भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस को क्या करवा रहे हैं, परफॉर्म करवा रहे हैं। जैसे वाइटामिन कौन कौन सा आपके जेन में आता है, जैसे वाइटामिन ए है वो आपको देखने में हेल्प करवा रहा है, वाइटामिन डी है वो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट वाइटामिन है, जैसे वाइटामिन सी है, वाइटामिन ई है, वाइटामिन के है, तो डिफरेंट वाइटामिन आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब वन बाय वन हम सब कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास कंपोनेंट है वो डैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड का, कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है, पहले कार्बोहाइड्रेट वर्ड भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन पाए जाते हैं, जो कार्बन का बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी फूड का एक मेजर कंपोनेंट है कि हम ज़्यादा से जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो उनका बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को ले रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर आपकी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप खाते हैं। तो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी इज एनिमल्स, के एनिमल्स में बेसिक सोर्स जो एनर्जी का वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे पास कौन सा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है, मेजर कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी फूड के अंदर पाया जाता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी है तो आपकी बॉडी ने कोई भी फूड इंटेक करनी है तो उस फूड को उसने किस पे कन्वर्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज। इस कार्बोहाइड्रेट में आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको कन्वर्ट करेगी। और बाकी जो आप फूड वगैरह ले रहे हो वो सब ऑलमोस्ट उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी प्रेजेंट होती है वो यही कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती है, डैट इज़ ग्लूकोज की। इसके अलावा दूसरे भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास होते हैं, जैसे माल्टोज लिखा हुआ है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है। अब माल्टोज जो आपकी जो क्या कहते हैं, चुकंदर है, ऑरेंजेस वगैरह है, उन सब के अंदर जो शुगर पाई जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो माल्टोज होता है। फिर लैक्टोज, आपके दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको हम लैक्टोज का नाम देते हैं। सुक्रोज है, यानी कि आप लोग जो घर में चीनी खा रहे हैं, जो शुगर खाते हैं, वाइट शुगर, वो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट होता है उसके पास। और जो लास्ट यहाँ पर स्टार्च लिखा है, तो स्टार्च भी आपकी फूड का क्या है, मेजर कंपोनेंट। जैसे कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी में सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो कौन सा है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से कुछ डिफरेंट किस्म के, और कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन था कि वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के कोई एनर्जी वैल्यू आ जाती है कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी कितनी देता है। तो कह रहे हैं कि अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लें तो वो हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर लेते हैं तो वो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो सोर्सेज में हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे ब्रेड है, जो आप लोग डबल रोटी खाते हो तो वो बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर आपके पास पास्तास जो है, पास्तास के बाद पोटैटोस, ब्रान यानी कि दलिया वगैरह जिसको कहा जाता है, राइस, चावल वगैरह, सीरियल्स, ये जो आपका कहते हैं चॉकलेट्स वगैरह वाले खाते हैं, अक्सर डब्बों में मिलते हैं। तो वो सीरियल्स वगैरह जो गंदम के ऑलमोस्ट बने होते हैं, तो वो सीरियल्स वगैरह जो है इन सब के अंदर आपको क्या मिलता है, मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ये सब के सब क्या है, मेजर सोर्सेज है किस चीज़ के,
कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिपिड्स। अब लिपिड्स जो आपका बेसिकली जो बटर चीज़ वगैरह इन सबको आप लिपिड्स का है, ये सब लिपिड्स पे कंसिस्ट करते हैं। तो लिपिड्स की पहले कुछ बताया कि लिपिड्स बने किस चीज़ के हुए हैं, तो लिपिड्स बने होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स के। अब फैटी एसिड्स यानी कि आपको नीचे डायग्राम भी दिखाई हुई है, तो ये जो ऊपर एक मॉलिक्यूल है ये वाला, कि ये H, ये जिस तरीके से लिखा हुआ CROH, और ऊपर इसके जो आपके पास आ जाता है वो डबल बॉन्ड O। तो ये आपके पास किसका फार्मूला है, ये एक फैटी एसिड है। क्या फैटी, ये किसका फार्मूला है, ये एक फैटी एसिड का फार्मूला है। और साथ ही आपको एक जो पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये पूरा मॉलिक्यूल किस चीज़ का है, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। तो लिपिड्स जो है उनके बारे में बताया कि लिपिड्स बनते कैसे। लिपिड्स बनते हैं जब 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर एक ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं, तो मिलकर वो क्या बनाते हैं, ये दैट ट्राइग्लिसराइड इज अ लिपिड एंड दैट लिपिड इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो बेसिक इसकी कंपोजिशन हमें बताई गई। बेसिक यहाँ पर आपका कंसर्न सिर्फ इस चीज़ से है कि लिपिड्स बने किस चीज़ के हुए हैं, तो लिपिड्स बने हुए हैं फैटी एसिड्स के और साथ ग्लिसरॉल के। तो ये हमारे पास कंपोजिशन है लिपिड्स की। तो ये नीचे 3 लिपिड्स बने हुए हैं, एक ये अब जो मैंने बनाकर दिखाया 1 2 और 3, ये 3 लिपिड्स हैं। इनके 3 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, एक लिपिड का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स आ जाते हैं कि बने होते हैं फैटी एसिड्स के। अब फैटी एसिड्स जो है जो एनिमल्स के अंदर या लिपिड्स जो है उनके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो 2 तरह के हैं। एक जो होता है वो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इससे हमें पता चलता है। जैसे पहले नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की खासियत ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं कि ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनके अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो बाउंड हुए होते हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ। जैसे ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि सारे के सारे कार्बन जो है जो लाइन में चल रहे आ रहे हैं, ये सारे के सारे कार्बन अटैच हुए हैं किस किस के साथ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ। ऊपर वाली साइड पर भी हाइड्रोजन है और नीचे वाली भी, यहाँ पर ऊपर भी हाइड्रोजन के एटम्स हैं और नीचे भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो जितने के जितने कार्बन हैं सब के सब कार्बन किसके साथ अटैच हुए हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ अटैच हुए हुए हैं। तो ये किसके बारे में है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। क्या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एटम्स, के जितने भी की सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके जो कार्बन एटम है वो सब के सब बाउंड हुए जुड़े हुए हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब इसके बाद आपको इस पूरी डायग्राम में जो डायग्राम आपके सामने बनी है जिसको ये ऊपर जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर दिखाया सैचुरेटेड फैट्स का, फैटी एसिड्स का, तो वहां पर आपको पूरे में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा कि कहीं पे भी इस तरीके से कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यानी कि कोई भी डबल बॉन्ड, यानी कि इस तरीके से कोई भी बॉन्ड नहीं पाया जा रहा। तो ये आपके पास क्या है कि नो डबल बॉन्ड, इसमें जितने के जितने कार्बन आइटम वो सिंगल बॉन्ड के जरिए से ही अटैच हुए हुए हैं। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, कि जैसे अभी नॉर्मल टेम्परेचर है ना हमारा रूम का, जहाँ पे हम बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो हमारा एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर जिसमें हम लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हमारे पास लिपिड्स हैं, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, लिपिड्स की कौन सी, फैटी एसिड्स की कौन सी टाइप, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दीज आर सॉलिड, वो क्या होंगे, सख्त होंगे। जैसे आपके पास कौन सी सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल आपके जहन में आती है, जैसे आप लोग बटर खाते हैं, बटर है, घी जो घर में यूज किया जाता है, तो दैट इज द टाइप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बिकॉज दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। तो उनकी एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि उनके अंदर नो डबल बॉन्ड, ऑल कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स एंड दीज आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर आप बटर की बात कर रहे हो तो बटर में आपको सारे का सारा तो सख्त नहीं मिलता, उसमें कुछ लिक्विड पार्ट भी घी है उसमें भी आपको मिलता है। तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि ओवरऑल वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर कंसिस्ट नहीं कर रहा, उसमें दोनों है, सैचुरेटेड भी है और अनसैचुरेटेड भी पाए जाते हैं, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाता है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वांटिटी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ज्यादा है। जैसे बटर है तो बटर में 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और 30% उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं।
ऐसे ही हमारे पास आगे टाइप लिपिड्स की आ जाता है एक्सेसिव यूज ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कि अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ज़्यादा यूज़ करते हो उसकी वजह से क्या नुकसान होगा। तो उसकी वजह से पहला जो नुकसान होगा वो ये होगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करेगा। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करेगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल के इंक्रीज करने से क्या होगा, क्लोगिंग ऑफ आर्टरीज, हमारी जो खून की नालियां हैं उसके अंदर वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता जाएगा, जिसकी वजह से वो हमारी आर्टरीज क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। उसके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल आकर डिपॉजिट होगा तो रास्ता नैरो होता जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड अच्छे तरीके से पंप नहीं होगा आर्टरीज में से, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के हमारी हार्ट डिजीजेस ओरिजिनेट होंगी। तो एक्सेसिव यूज अगर कर देंगे आप बटर का, घी का, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके हार्ट डिजीजेस के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक क्या है, एक साइड इफेक्ट है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ज़्यादा यूज़ करने का। करने चाहिए, ये नहीं कि नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर इसको एक नॉर्मल क्वांटिटी तक यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ करने पर आपको फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपकी हार्ट डिजीजेज ओरिजिनेट होंगी। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है डेट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कि अब दूसरी टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं फैटी एसिड्स की। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में ये बात याद रखनी है कि इसमें जो कुछ इसके कार्बन एटम्स होते हैं वो डबल बॉन्डेड होते हैं, ना कि का हाइड्रोजन के साथ अटैच। जैसे पीछे सैचुरेटेड में था ना कि सारे के सारे कार्बन एटम जो है हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच थे, यहाँ पर सारे के सारे कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच नहीं है। इसमें क्या होता है कि कुछ जो कार्बन एटम्स है वो डबल बॉन्डेड होते हैं, कि आपस में दो बॉन्डों के जरिए से जुड़े होते हैं। और जैसे कि डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है इस जगह पर कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये चीज नजर आ रही है आपको इस जगह। तो ये क्या दिखाया गया, ये दिखाया गया कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो सिंगल बॉन्डेड नहीं होते हैं, उनमें डबल बॉन्डेड पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है इसमें ये बात याद रखनी है, अप टू 6 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, कि 6 से ज्यादा डबल बॉन्ड इसके अंदर क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में है वो ये है, दीज आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पर अनसैचुरेटेड क्या होंगे, लिक्विड होंगे। जैसे आप लोग घर में कैनोला ऑयल यूज कर रहे हो, सनफ्लावर ऑयल यूज करते हो, तो ये कैनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, तो ये सारे क्या हैं, लिक्विड है। ऐसे जैतून का तो ऑलिव ऑयल जिसको कह रहे हो, तो वो भी क्या होता है आपके पास, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो वही बात सेम यहीं पर है कि ओवरऑल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसमें नहीं पाए जाएंगे, कुछ सैचुरेटेड भी साथ प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर आप बात कर रहे हो सनफ्लावर ऑयल की, तो सनफ्लावर ऑयल जो है उसके अंदर 75% क्या प्रेजेंट होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन 25% इसके अंदर बाकी क्या रहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये नीचे डायग्राम में आपको डिफरेंट फैटी जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो दिखाए गए हुए हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, हम नेक्स्ट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बाद लिपिड्स के कुछ एनर्जी वैल्यू, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी वैल्यू को डिस्कस किया था, ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं लिपिड्स की एनर्जी वैल्यू को। अब लिपिड जो है वो अगर 1 ग्राम ले रहे हैं तो वो हमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से कई गुना ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, लिपिड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके सोर्सेज में हमारे पास मिल्क आ जाता है, बटर है, चीज है, एग है, मटन है, फिश है, कोकोनट ऑयल है। दीज आर द सोर्सेज इन विच वी ऑब्टेन लिपिड्स। तो इन डिफरेंट सोर्सेज से हम क्या करते हैं, लिपिड्स को अटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं लिपिड्स के, कि लिपिड्स के फंक्शन क्या है, कि लिपिड्स क्या काम करते हैं। तो हमारी जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, द शीट सराउंडिंग न्यूरॉन्स एंड सर्टेन न्यूरॉन हार्मोन्स, हमारी मेम्ब्रेन जो हमारी स्किन है इसके नीचे, और उसके बाद हमारे जो क्या कहते हैं न्यूरॉन्स है जो हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे, ब्रेन से लेकर बॉडी तक पहुंचाने का काम, उनके गिर्द। और दूसरे नंबर पे हमारे कुछ हार्मोन्स में ये लिपिड्स पाए जाते हैं। उसके बाद अगर आपको वो कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट्स की जगह फिर आप हाई एनर्जी सोर्स के लिए फिर लिपिड्स को यूज़ किया जाता है, यानी कि आपकी बॉडी भी जो फैट्स वगैरह स्टोर करती है वो भी एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं लिपिड्स के। अब इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट कौन सा आ गया, प्रोटीन। अब प्रोटीन्स आपको पता है, ये पहले भी बताया गया चैप्टर नंबर 3 में कि प्रोटीन जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो बनी हुई है अमाइनो एसिड्स की। प्रोटीन किस चीज़ के बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के। कि ये स्ट्रक्चर आपके सामने अमाइनो एसिड्स का, कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन NH2 का मॉलिक्यूल है, फिर कार्बन मॉलिक्यूल है एक, उसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक R ग्रुप लगा अल्काइल रेडिकल, और यहाँ पर हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है।
तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, ये एक अमाइनो एसिड के बारे में, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। तो प्रोटीन जो है, अगर इसकी एनर्जी वैल्यू देखी जाए तो प्रोटीन हमें जो है 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड कर रही है 1 किलोग्राम पर, 1 पर ग्राम पर ग्राम पर हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड कर रहे कौन, प्रोटीन। सेम जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर 1 ग्राम लिया था तो वो भी 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, और प्रोटीन्स भी 4 किलो कैलोरीज एनर्जी ही प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप 1 ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन्स ले रहे हो। अब इसके बाद प्रोटीन्स के सोर्सेज आ जाते हैं कि प्रोटीन्स को आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो। तो इसके दो सोर्सेज होते हैं, एक डाइटरी सोर्सेज है, दूसरे डेयरी सोर्सेज है। अब डाइटरी सोर्सेज में कौन कौन सी जो चीज़ें खाने से आती है, डेयरी सोर्सेज वो दूध वगैरह पर कंसिस्ट कर रही हैं। तो डाइटरी सोर्सेज में आपके पास मीट है, एग है, ग्रेन्स है, लेग्यूम्स है, यानी कि जो आपके पास दालें वगैरह है, दालें कह रहा हूँ, उसके बाद आपके पास जो गंदम वगैरह है, उसके बाद आपके पास अंडे हैं, मीट, गोश्त वगैरह। तो इन सब में से आपको प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में मिलती है। उसके बाद डेयरी सोर्सेज की अगर बात कर रहे हो तो डेयरी सोर्सेज में आपके पास मिल्क है और चीज़ है। दैट आर दीज टू थिंग्स आर द मोस्ट हाईली कंटेंट प्रोटीन्स, हाईली कंटेंट प्रोटीन कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स हैं ये फूड के जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी किस चीज़ की प्रेजेंट है, प्रोटीन्स की प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन का फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है प्रोटीन का, पहला फंक्शन जो लिखा हुआ है कि ये एसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर। अब ये सेल के बारे में बता रहे हैं कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। फिर आपके जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन्स जो है उनके ऊपर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और ऑर्गेनेलिस, जितनी आपके अंदर ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स है, उसके बाद आपके प्लांट्स की अगर बात करते हो तो प्लास्टिड है। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस जो ह्यूमंस के अंदर पाई जा रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, उन सब का जो मेजर कंपोनेंट, एसेंशियल कंपोनेंट वो क्या है, प्रोटीन्स हैं। फिर कंपोनेंट ऑफ मसल्स, हमारे मसल्स का भी हिस्सा है। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, दीज आर द मसल्स। जो कि हमारे लिगामेंट्स हैं वो बोन्स को मसल से जोड़ते हैं, टेंडन्स बोन्स को बोन से जोड़ते हैं, ये जॉइंट्स हैं। तो इन जॉइंट्स में और मसल्स में, इन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स पाई जाती है। फिर ये एंजाइम जो है प्रोटीन एंजाइम के तौर पे भी रोल करते हैं। पीछे लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 जब स्टार्ट किया था तो उसके शुरू में उन्होंने जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही थी कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, के जितनी भी एंजाइम्स है वो क्या है, प्रोटीन्स है। तो फिर ये बात सही हुई कि एंजाइम जो वो सारे क्या है, प्रोटीन्स है। तो फिर प्रोटीन एंजाइम के तौर पर भी क्या कर रही है, काम कर रही है। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है अगर आप 1 ग्राम क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास सब स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज मिनरल्स। अब मिनरल्स आपके पास ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। मिनरल्स क्या है, एक ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब मिनरल्स बेसिकली दो तरह के हैं, एक होते हैं मेजर मिनरल्स और एक होते हैं ट्रेस मिनरल्स। ये अब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट की बेसिस पर हमारे मिनरल्स को डिफरेंट नेम दिए गए हुए हैं। जैसे अगर मेजर मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को 100 ग्राम या इससे ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, ज़रूरत होती है। ऐसे मिनरल्स जिनकी हमारी बॉडी को रोज़ 100 ग्राम या इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, वो कौन से मिनरल्स हैं, मेजर मिनरल्स। और ऐसे मिनरल्स जिनकी अमाउंट हमें लेस देन 100 मिलीग्राम चाहिए पर डे, तो वो क्या है हमारे पास, ट्रेस मिनरल। जो 100 मिलीग्राम से कम चाहिए वो ट्रेस मिनरल्स है, जो 100 मिलीग्राम से ज़्यादा या 100 मिलीग्राम चाहिए पर डे तो ये हमारे पास क्या है, मेजर मिनरल्स हैं। अब मिनरल्स में हम इंपॉर्टेंस आ जाती है मिनरल्स की। तो मिनरल्स किस लिए काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करवाने के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, मिनरल्स नहीं होंगे तो आपकी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकेंगी। तो डिफरेंट मिनरल्स की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को चाहिए होती है। तो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करवाते हैं आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स। उसके बाद आपके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आपकी मिनरल्स बेहतर होंगे, मिनरल्स बेहतर होने के बाद आपके बॉडी के ऑर्गन्स इफेक्टिवली काम करेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर आपकी बॉडी खुद ब खुद ही क्या होगी, हेल्दी होगी। फिर उसके बाद सोर्सेज हैं। तो अगर तो डायरेक्ट सोर्सेज की बात करें, ह्यूमन डाइट जो मिनरल्स ले रहे हैं वो डायरेक्टली ले रहे हैं प्लांट और एनिमल्स को लेकर, कि अगर प्लांट्स को खा रहे हैं, एनिमल्स को खा रहे हैं, डायरेक्टली उनसे मिनरल्स ले लेते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्टली बात किया जाए तो हमको मिनरल्स कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम एनिमल्स फूड। इनडायरेक्टली कहाँ से ले रहे हैं, एनिमल फूड में से हम क्या ले रहे हैं, प्रोटीन या मिनरल्स वगैरह, जैसे हम लोग गोश्त खा कर ले रहे हैं। तो जैसे एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं। तो हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं और इनडायरेक्टली भी अपने फूड के अंदर उसको मिनरल्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
रोल ऑफ सम मिनरल्स। अब हम कुछ मिनरल्स हैं, यहाँ पर 2 मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया, उनके रोल को वन बाय वन देखेंगे। पहले कैल्शियम है, फिर आयरन है। तो हम पहले कैल्शियम के रोल को देखते हैं कि कैल्शियम का रोल क्या है। रोल ऑफ कैल्शियम क्या है? एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारे जो डेवलपमेंट बोन्स हैं और टीथ है, उनकी डेवलपमेंट के लिए हमें कैल्शियम चाहिए, क्योंकि ये पता है आपको आपकी हड्डियां किस चीज़ की बनी हुई है? कैल्शियम की बनी हुई है, कैल्शियम और फॉस्फोर। तो कैल्शियम आपकी बॉडी की बोन्स को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आपकी सेल मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यूज। सेल मेम्ब्रेन यानी कि आपके सेल की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, और कनेक्टिव टिश्यूज यानी कि ऐसे टिश्यूज जो आपकी मसल्स को आपस में जोड़े, या आपके जॉइंट्स को जिन्होंने जोड़ा हुआ है, उन ब्लड है, बोन्स हैं, तो ये बोन्स, आपका ब्लड वगैरह, ये सारे क्या आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो इन कनेक्टिव टिश्यूज को मजबूत बनाने के लिए भी आपका क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए होता है। उसके बाद कुछ इंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए भी कैल्शियम रिक्वायर होता है। इसी तरीके से खून जो है, जब आपको कुछ चोट लगती है तो खून का बाहर निकलना, तो ब्लड क्लोटिंग के लिए भी क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए होता है। अगर कैल्शियम की क्वांटिटी कम होगी तो ब्लड क्लोटिंग भी अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से आपका खून ज़्यादा बहेगा और वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये डिफरेंट रोल है हमारे पास कैल्शियम का, कि कैल्शियम को कहाँ कहाँ पर, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर कहाँ कहाँ पर अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैल्शियम से रिलेटेड है वो आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप कैल्शियम को ले रहे हो, कुछ साल्ट्स और हाई पोटाशियम इंटेक कर रहे हो, साल्ट कैल्शियम के साथ साथ साल्ट्स भी और पोटाशियम भी ले रहे हो, तो ये आपको हाइपरटेंशन से बचाएगा, और दूसरे नंबर पे आपको किडनी स्टोन नहीं होने देगा। कि एक आपको क्या कर रहा है? हाइपरटेंशन, या आपको जो टेंशन होती है, जो ज़्यादा टेंशन होती है, उसको कम करता है आपके कैल्शियम को आप साल्ट्स और फॉस्फोरस के, पोटाशियम के साथ ले रहे हो। दूसरे नंबर पे आपकी किडनी के अंदर पथरी हो जाती है अक्सर लोगों को, तो वो उन लोगों के अंदर इसके चांसेस को कम करने में भी ये हेल्प करवा रहे हैं कैल्शियम। नेक्स्ट सोर्सेज है मिनरल्स के, जो हमारे पास कैल्शियम है उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। कौन कौन से सोर्सेज हैं? मिल्क है, चीज़ है, एग है, बीन्स है, नगेट्स है, कैबेज है। कैबेज यानी कि बंद गोभी, अंडे, बटर, चीज़ वगैरह जितने भी हैं। उसके बाद ये आपके बीन्स वगैरह में आपके बादाम, काजू वगैरह, ये जितनी चीज़ें हैं, इन सब के ज़रिए से आपको क्या मिलता है? हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम मिलता है। ये सारे के सारे हाईली सोर्स हैं किस चीज़ के? कैल्शियम के। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास, अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि एक तो अच्छा रोल तो है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो कमी होने की वजह से क्या होगा? एक तो वजह जो बनेगी वो ये बनेगी, स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स विच रिजल्ट्स इन टेटनी। कि आपके मसल्स के जो आपकी नर्व इम्पल्सिस है, जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, वो स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद ही वो डिस्चार्ज होती जाएंगी बगैर किसी वजह के, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको टेटनी हो जाएगी, कि आपके मसल्स थक जाएंगे, मसल्स के अंदर थकावट हो जाएगी। उसके बाद बोन्स बिकम सॉफ्ट, आपकी हड्डियां क्या हो जाएंगी? सॉफ्ट हो जाएंगी, और ब्लड क्लॉट स्लोली, और आपका जो खून जमने का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इफेक्ट्स हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मिनरल, कि कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आयरन की आ जाता है। तो रोल ऑफ आयरन आगे हम डिस्कस करते हैं। तो आयरन का रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर, कि उसने क्या करना है? ये आयरन के बारे में, ये किसके बारे में है? आयरन। तो ये आयरन का रोल हमें बताया हुआ है। तो आयरन क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है। तो मैंने पहले बताया आपकी जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है हीमोग्लोबिन का। इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन का जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा? आयरन। ये Fe जो बना हुआ है, ये Fe क्या है? आयरन का स्ट्रक्चर बना हुआ, आयरन लिखा हुआ बीच में। तो हमारे पास आयरन को हम Fe से लिखते हैं। तो Fe के दरमियान में इसके पाया जा रहा है, आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर के सेंटर में आपको आयरन नजर आ रहा है। तो आयरन का जो मॉलिक्यूल है वो कह रहे हैं कि अगर वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मेन पार्ट है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का प्रोसेस कौन करवा रहा है? आयरन करवा रहा है। और उसके बाद कंपोनेंट वो नीचे वही बात कर दी कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स। तो जब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाएगी। तो हीमोग्लोबिन का एक मेजर कंपोनेंट है आयरन। फिर रोल आ जाता है आयरन का बॉडी में। अब हमारी बॉडी के अंदर आयरन का क्या रोल है? कि मायोग्लोबिन इन मसल सेल्स, कंपोनेंट ऑफ मायोग्लोबिन इन मसल सेल्स। कंपोनेंट है किस चीज का? मायोग्लोबिन का। कि मसल्स, जो हमारे मसल्स के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको कहते हैं मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन का मेजर कंपोनेंट क्या है? वो भी आयरन है। उसके बाद इंजाइम के अंदर को फैक्टर के तौर पे यूज किया जाता है, यूज एज इंजाइम को फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो इंजाइम के साथ मिलकर काम के इंजाइम को स्पीड अप करे,
वो क्या है, कोफैक्टर है। तो यही जो एंजाइम्स हैं, जो आयरन है, ये उनको हेल्प करवा रहा है एक्टिव, ये आयरन ही यूज होता है एज अ कोफैक्टर। उसके बाद हमारे इम्यून फंक्शन को बहुत सपोर्ट करता है, हमारे इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है आयरन। तो जैसे कि हमें डिजीज़ से इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम का क्या काम है, हमें डिजीज़ से बचाना। तो आयरन जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद हमारे पास सोर्सेज आ जाते हैं कुछ इसके, कि हमें आयरन कहाँ कहाँ से मिल सकता है। रेड मीट यानी कि आप बड़ा गोश्त जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, या छोटा गोश्त जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास क्या पाया जाता है, आयरन प्रेजेंट होता है। एग यॉक है, अंडे की जर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन है। फिश में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। जो उसके बाद स्पेनिश पालक है उसके अंदर, मस्टर्ड साग में, यहाँ वो इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, आयरन मिलता है। उसके बाद हमारे पास इसके कोई डेफिशिएंसी है कि अगर इसकी भी डेफिशिएंसी होगी तो इसका भी क्या कोई नुकसान तो होगा ना, कि जाहिर सी बात है, जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई थी तो उसका भी नुकसान था, अब इसका भी नुकसान है। इसका क्या नुकसान है, कास अनीमिया, इसमें हमारे खून की कमी हो जाती है। और ये वर्ल्ड वाइड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, कि पूरी दुनिया में इसकी पाई जाती है ये डिजीज़, के जिसके अंदर लोगों को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है।